अवनी आखिर परमल की हो गई। विदाई का समय आ गया। मम्मी पापा अपनी इकलौती लाडली नाजो पली गुड़िया सी बेटी को विदा कर पाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। बेटी तो आती रहेगी विवाह के बाद भी, पर बेटी पर यह अधिकार बोध शायद तब न रहेगा। यह एक प्राचीन मान्यता है। अधिकार तो बेटे पर विवाह के बाद बेटी से भी कम हो जाता है, पर बोध कम नहीं होता शायद। उसी सूत्र को पकड़कर बेटी के माता पिता की आंखें विदाई के समय आज भी भीग जाती हैं। हृदय आज भी तड़प उठता है इस आशंका से कि बेटी ससुराल में दुख पाएगी या सुख। हालांकि आज के समय में यह पता नहीं रहता कि वास्तव में दुख कौन पा सकता है, बेटी या उसके ससुराल वाले। अरमान किसके चूर चूर हो सकते हैं दोनों में से, उम्मीदें किसकी ध्वस्त हो सकती हैं। विदाई के बाद भरी आंखों से अवनी कार में बैठी सड़क पर पीछे छूटती वस्तुओं को देख रही थी। इन वस्तुओं की तरह ही जीवन का एक अध्याय भी पीछे छूट गया था और कल से एक नया अध्याय जुड़ने वाला था जिंदगी की किताब में, जिसे उसे पढ़ना था। लेकिन पता नहीं अध्याय कितना सरल या कठिन हो। मम्मी मैं परमल को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। घर में उठती रिश्ते की बातों से घबरा कर अवनी ने कुछ घबराते लरजते शब्दों में माँ को सच्चाई से अवगत कराया। परमल, पर बेटा वह गैर बिरादरी का लड़का, पूरी तरह शाकाहारी पर नौकरी पेशा परिवार है उनका। उससे क्या फ़र्क पड़ता है मम्मी, लेकिन परमल की नौकरी भी वहीं पर है। तुझे हमेशा ससुराल में ही रहना पड़ेगा, यह सोचा है तूने? तो क्या हुआ, आप अपने जानने वाले व्यावसायिक घरों में भी मेरा विवाह करोगे तो क्या साथ में नहीं रहना पड़ेगा? वहाँ भी रह लूँगी। है ही कौन घर पर, माता पिता ही तो हैं। बहन की शादी तो पहले ही हो चुकी है। व्यावसायिक घर में तेरी शादी होगी तो रुपए पैसे की कमी न होगी। कई समस्याओं का समाधान आर्थिक मजबूती कर देती है। मानसी शंका जाहिर करते हुए बोली, ओहो मम्मी, इतना मत सोचो। अक्सर हम जितना सोचते हैं उतना कुछ होता नहीं है। मैं और परमल दोनों की अच्छी नौकरियां हैं। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है, निपट लूँगी सब बातों से। आप तो बस पापा को मनाओ, क्योंकि मैं परमल के अलावा किसी दूसरे से विवाह नहीं करूँगी। अवनी के तर्क वितर्क से मानसी निरुत्तर हो गई थी। आजकल के बच्चे कुछ कहें तो माता पिता के होंठों पर हाँ के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। यही आधुनिक जीवन शैली व विचारधारा का पहला दस्तूर है। अवनी के माता पिता ने भी सहर्ष हाँ बोल दी। दोनों पक्षों की सफल वार्ता के बाद अवनी व परमल विवाह सूत्र में बंध गए थे। बारात विदा होने से पहले ही बारातियों की एक कार अपने गंतव्य की तरफ चल दी थी, जिनमें परमल की मम्मी भी थीं, ताकि वे जल्दी घर पहुंचकर बहू के स्वागत की तैयारियां कर सकें। बारात देहरादून से वापस दिल्ली जा रही थी। बारात जब घर पहुंची तो नई नवेली बहू के स्वागत में सबके पलक पावड़े बिछ गए। द्वार चार की थोड़ी बहुत रस्मों के बाद गृह प्रवेश हो गया। पंडित जी भी अपनी दक्षिणा पाकर दुम दबाकर भागे और घर पर इंतजार करते बैंड वाले भी अपना कर्तव्य पालन कर भाग खड़े हुए। बारात के दिल्ली पहुंचते पहुंचते रात के 8 बज गए थे। खाना तैयार था। अधिकांश बाराती तो रास्ते से ही इधर उधर हो लिए थे। करीबी रिश्तेदार जिन्होंने घर तक आने की ज़रूरत महसूस की थी, वह भी खाना खाकर जाने को उद्यत हो गए। परमल की माँ सुजाता ने सबको भेंट वगैरह देकर रुखसत कर दिया। घर में अब सुजाता, सरस, बेटी, दामाद व दूल्हा दुल्हन रह गए थे। दामाद की नौकरी तो दूसरे शहर में थी, पर घर स्थानीय था, इसलिए बेटी दामाद भी अपने घर चले गए। परमल, तुमने भी होटल में कमरा बुक किया हुआ है, तुम भी निकल जाओ। तुम्हारे दोस्त तुम्हें छोड़ देंगे और ड्राइवर तुम्हारे दोस्तों को घर छोड़ता हुआ चला जाएगा। काफ़ी देर हो रही है, आराम करो, सरस बोले। परमल बहुत थका हुआ था। इतने थके हुए थे दोनों कि उनका होटल जाने का भी मन नहीं हो रहा था। यहीं सो जाते हैं पापा, मेरा कमरा खाली ही तो है, घर में तो कोई मेहमान भी नहीं है। सुजाता चौंक गई। मन ही मन सोचा, नई बहू क्या सोचेगी। नहीं नहीं, तुम्हारा कमरा तो बहुत अस्त व्यस्त है, आज तो होटल चले जाओ, कल सब कुछ व्यवस्थित कर दूंगी, सुजाता बोली। परमल दुविधा में सोफे पर बैठा ही रहा और साथ में अवनी भी। थकान के मारे आंखें मुंद रही थीं। मायके की बात होती तो सारा तामझाम उतार कर शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनकर फुल एसी पंखा खोलकर चित्त सो जाती, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए चुप बैठी रही। जाओ परमल, ड्राइवर इंतज़ार कर रहा है। चलो अवनी। थके मांदे अवनी व परमल थके शरीर को धकेल कर कार में बैठ गए। अवनी का दिल कर रहा था पीछे से टिकाए और सो जाए। शादी से पहले उसके पापा ने उसकी मम्मी से कहा था कि अवनी व परमल का दिल्ली से देहरादून की फ़्लाइट का टिकट करवा देते हैं। रोड की 7-8 घंटे की जर्नी इन्हें थका देगी।
लेकिन भारतीय संस्कार आड़े आ गए। इसलिए मानसी बोली, शादी के बाद अवनी उनकी बहू है, वे उसे ट्रेन से ले जाएं, कार से ले जाएं, चाहे बैलगाड़ी से ले जाएं या फिर फ्लाइट से, हमें बोलने का कोई हक नहीं। यह सुनकर अवनी मन ही मन मुस्कुरा दी थी। वाह भई, भारतीय परंपरा। सड़क मार्ग से यात्रा करने में मेरी तबीयत खराब होती है, इसलिए मुझे उल्टी की दवाई खाकर जाना पड़ेगा। लेकिन बेटी को चाहे कितनी भी ऊंची शिक्षा दे दो और वह कितने ही बड़े पद पर कार्यरत क्यों न हो, एक ही रात में उसके मालिकों की अदला बदली कैसे हो जाती है, उस पर अधिकार कैसे बदल जाते हैं। उसकी खुद की भी कोई मर्जी है, खुद की भी कोई तकलीफ़ है, खुद का भी कोई निर्णय है, लेकिन इस विषय में कोई भी जानना नहीं चाह रहा। लेकिन उसकी शादी होने जा रही थी। वह बमुश्किल 1 महीने की छुट्टी ले पाई थी, 20 दिन विवाह से पहले और 10 दिन बाद के। लेकिन उन 10 दिनों की भी कसमकस थी। उसे ससुराल में शादी के बाद की कुछ ज़रूरी रस्मों में भी शामिल होना था और हनीमून ट्रिप पर भी जाना था। बहुत टाइट शेड्यूल था। शादी से पहले की छुट्टियां भी ज़रूरी थीं। उसे शादी की तैयारियों के लिए भी समय नहीं मिल पाया था। ऐसा लग रहा था शादी भी ऑफिस के ज़रूरी कार्यों की तरह ही निबट रही है। शायद वे दोनों 1 महीने के किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने आए हैं। ऊपर से मम्मी के उपदेश सुनते सुनते वह तंग आ गई थी। बहू को ऐसा नहीं करना चाहिए, बहू को वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसे रहना, वैसे रहना, चिल्लाकर बात नहीं करना, सुबह जल्दी उठना, ऑफिस से आकर थोड़ी देर सास ससुर के पास बैठना, किचन में जितनी बन पाए मदद ज़रूर करना। एक दिन सुनते सुनते वह बनना गई। मम्मी जब भैया की शादी हुई थी तब भैया को भी यही सब समझाया था। स्त्री पुरुष की समानता का ज़माना है। भाभी भी नौकरी करती हैं, भैया को भी सब कुछ वही करना चाहिए जो भाभी करती हैं। मसलन उनके माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों से अच्छे संबंध रखना, किचन में मदद करना, भाभी से ऊंचे स्वर में बात न करना, ऑफिस से आकर हफ्ते में भाभी के मम्मी पापा से 2-3 बार बात करना और सुबह उठकर भाभी के साथ मिलजुल कर काम करना आदि। लड़की को ही यह सब क्यों सिखाया जाता है? उसके बाद मम्मी के निर्देश कुछ बंद हुए थे। अवनी को मन ही मन मम्मी पर दया आ गई। गलती मम्मी की नहीं, मम्मी की पीढ़ी की है, जो नई पुरानी पीढ़ी के बीच झूल रही हैं। उच्च शिक्षित हैं, लेकिन अधिकतर आत्मनिर्भर नहीं रहीं, इसलिए कई तरह के अधिकारों से वंचित भी रहीं। उच्च शिक्षा के कारण गलत सही भले ही समझी हों, नए विचारों को अपनाने का मादा भले ही रखती हों, लेकिन गलत को गलत बोलती नहीं हैं। नए विचारों को अपने आचरण में लाने की हिम्मत नहीं करती। यहाँ तक कि मम्मी की पीढ़ी की आत्मनिर्भर महिलाएं भी नई पुरानी विचारधारा के बीच झूलती, नई पुरानी परंपराओं के बीच पिसती रहती हैं। फुल होम मेकर्स की शायद आखिरी पीढ़ी है जो अब समाप्त होने की कगार पर है। कार होटल पहुंच गई और अवनी व परमल को कमरे तक पहुंचाकर परमल के दोस्त चले गए। रात के 12 बज रहे थे। कमरे में पहुंचकर दोनों ने चैन की सांस ली। 2 प्रेमी पिछले 4 सालों से इस रात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन थके शरीर नींद की आगोश में जाना चाहते थे। दोनों इतने थके थे कि बात करने के मूड में भी नहीं थे। शादी की 3 दिनों तक चली परंपरावादी प्रक्रिया ने उन्हें बुरी तरह थका दिया था। ऊपर से देहरादून दिल्ली का भीड़ के कारण 8-9 घंटे का सफ़र। दोनों उल्टे सीधे कपड़े बदलकर औंधे मुँह सो गए। सुबह देहरादून व दिल्ली के दोनों घरों में सभी देर से उठे, लेकिन 10 बजते बजते सभी उठ गए। बेटी को विदा कर बेटी की माँ आज भी चैन से कहाँ सो पाती है, चाहे वह लड़के को बचपन से ही क्यों न जानती हो। 12 बज गए, मानसी से रहा न गया। उन्होंने अवनी को फ़ोन मिला दिया। गहरी नींद के सागर में गोते लगा रही अवनी फ़ोन की घंटी सुनकर बमुश्किल जगी। परमल भी झुंझला गया। स्क्रीन पर मम्मी का नाम देखकर मोबाइल ऑन कर कान से लगा लिया। कैसी है मेरी अनी? सो रही है, मरी नहीं है। अवनी झुंझला कर बोली, इतनी सुबह क्यों फ़ोन किया? मम्मी को बुरा तो लगा पर बोली, सुबह कहाँ है, 12 बज रहे हैं। कैसी है? अरे कैसी है मतलब? कल 12 बजे तो आई हूँ देहरादून से। आज 12 बजे तक क्या हो जाएगा मुझे? हमेशा ही तो आती हूँ नौकरी पर छुट्टियों के बाद, तब तो आप फ़ोन नहीं करती। आज ऐसी क्या खास बात हो गई? कल मैसेज कर तो दिया था पहुँचने का। मानसी निरुत्तर होकर चुप हो गई। अभी मैं सो रही हूँ, फ़ोन रखो आप, जब उठ जाऊँगी तो खुद ही मिला दूँगी, कहकर अवनी ने फ़ोन रख दिया। मानसी की आंखें भर आईं। आज की पीढ़ी की बहू की तटस्थता तो दुख देती ही है, पर बेटी की तटस्थता तो दिल चीर कर रख देती है।
यह असंवेदनहीन मशीनी पीढ़ी तो किसी से प्यार करना जैसे जानती ही नहीं। जब माँ को ऐसे जवाब दे रही है तो सास को कैसे जवाब देगी। मानसी एक शिक्षित गृहिणी थी और सास सुजाता एक उच्च शिक्षित कामकाजी महिला। वे केंद्रीय विद्यालय में विज्ञान की अध्यापिका थीं। सुबह 7:45 बजे घर से निकलती और 4:30 बजे तक घर पहुंचती। सरस रिटायर हो चुके थे, लेकिन सुजाता के रिटायरमेंट में अभी 3 साल बाकी थे। सुजाता आधुनिक ज़माने की उच्च शिक्षित सास थीं। कभी कार, कभी स्कूटी चलाकर स्कूल जाती, लैपटॉप पर उंगलियां चलाती और जब किचन में हर तरह का खाना बनाती, काम वाली के न आने पर बर्तन धोती, झाड़ू पोंछा करती, तो उनके ये सब गुण पता भी न चलते। सरस एक पीढ़ी पहले के पति पत्नी के कामकाजी होने के बावजूद गृह कार्य में मदद करने में अपनी हेठी समझते और पत्नी से सब कुछ हाथ में मिल जाने की उम्मीद करते। सुजाता सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी व्यस्त थीं। नौकरी की व्यस्तता के कारण उनका ध्यान दूसरी कई फालतू बातों की तरफ नहीं जा पाता था। दूसरा सोचने का आयाम बहुत बड़ा था। कई बातें उनकी सोच में रुकती ही नहीं थीं, इधर से शुरू होकर उधर गुजर जाती थीं। 2 बज गए थे, लंच का समय हो गया था। बच्चे अभी होटल से नहीं आए थे। सरस ने 1-2 बार फ़ोन करने की पेशकश की, पर सुजाता ने सख्ती से मना कर दिया कि उन्हें फ़ोन करके डिस्टर्ब करना गलत है। तुम्हें भूख लग रही है सरस, तो हम खाना खा लेते हैं। नहीं, बच्चों का इंतज़ार कर लेते हैं। बच्चे तो अब यहीं रहेंगे, थोड़ी देर और देखते हैं, फिर खा लेते हैं। न उन्हें बांधो, न खुद बंधो। वे आएंगे तो उनके साथ कुछ मीठा खा लेंगे। सुजाता के जोर देने पर थोड़ी देर बाद सुजाता व सरस ने खाना खा लिया। बच्चे 4 बजे के करीब आए। वे सोकर ही 2 बजे उठे थे। अब कुछ फ्रेश लग रहे थे। उनके आने से घर में चहल पहल हो गई। सरस और सुजाता को लगा बिना मौसम बाहर आ गई हो। सुजाता ने उनका कमरा व्यवस्थित कर दिया था। बच्चों का भी होटल जाने का कोई मूड नहीं था। परमल भी अपने ही कमरे में रहना चाहता था, इसलिए वे अपनी अटैचियाँ साथ लेकर आ गए थे। थोड़ी देर घर में रौनक कर खाना खाकर बच्चे फिर अपने कमरे में समा गए। अपनी अपनी मम्मी को फ़ोन करना फिर भूल गई। बेचैनी में मानसी का दिन नहीं कट रहा था। दोबारा फ़ोन मिलाने पर अवनी की सुबह की डांट याद आ रही थी, इसलिए थकार कर समदिन सुजाता को फ़ोन मिला दिया। थकी हुई सुजाता भी लंच के बाद नींद के सागर में गोते लगा रही थीं। घंटी की आवाज़ से वह मुश्किल आंखें खोलकर मोबाइल पर नज़रें गड़ाईं। समदिन मानसी का नाम देखकर हड़बड़ा कर उठकर बैठ गईं। हेलो, वे आवाज़ को संयत कर नींद की खुमारी से बाहर खींचती हुई बोली। हेलो सुजाता जी, लगता है आपको डिस्टर्ब कर दिया। दरअसल अवनी ने फ़ोन करने को कहा था, पर अभी तक नहीं किया। ओहो, अवनी अपने कमरे में है। बच्चे 4 बजे होटल से आए, खाना खाकर कमरे में चले गए हैं। फ़ोन करना भूल गई होगी शायद। जब बाहर आएगी तो मैं याद दिला दूँगी। जी हाँ। बेटी की सुबह की डांट से क्षुब्ध मानसी सुजाता से भी संभल कर वह धीमी आवाज़ में बात कर रही थी। सुजाता का हृदय द्रवित हो गया। बेटी की माँ ऐसी ही होती है। बेटी की याद आ रही है। वे स्नेह से बोली। हाँ, आ तो रही है। मानसी की आवाज़ भावनाओं के दबाव से नम हो गई। पर ये आजकल के बच्चे माता पिता की भावनाओं को समझते कहाँ हैं। सुबह की घटना से व्यथित मानसी बोल पड़ी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। दरअसल बच्चों के जीवन में उलझने के लिए बहुत कुछ है और माता पिता के जीवन में सिर्फ बच्चे, इसलिए ऐसा लगता है। अवनी बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन अभी नई नई शादी है ना, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। वो है आपकी लाडली बेटी है, तो हमारे घर की भी संजीवनी है। बाहर आएगी तो मैं बात करने के लिए कह दूँगी। ठीक है समदिन जी, कहकर मानसी ने फ़ोन रख दिया। दोस्तों, इससे आगे की कहानी सुनने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो अवश्य देखें, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।